राजकुमार सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के कार्यक्रम में। आपका लोक पहल के इस आभासी मंच पर हम लोग आपको पाकर धन्य हैं। एक नए विषय पर प्रत्येक रविवार को हम अपना जूम मीटिंग से आयोजन करते हैं और यह हम लाखों लोगों तक पहुंचते हैं अपनी बात लेके। तो इस कार्यक्रम में लोक पहल के इस आभासी मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हम लोगों के मध्य लोक पहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब आ गए हैं और ये नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। यात्रा कर रहे हैं। तो हम लोग एक छोटी सी मीटिंग के माध्यम से यह जूम आयोजन माला का आयोजन करते हैं, लेकिन इसका प्रसारण हम राष्ट्रीय अपने सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर करते हैं। फेसबुक इसका लाइव प्रसारण होता है। तो मैं आदित्य जी से निवेदन करूंगा कि अब प्रसारण शुरू करें। हम लोग कार्यक्रम का समारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारी जो परंपरा है लगभग 3 वर्षों से, तो हम लोक पहल का एक सामान्य परिचय अपने वक्ता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक दर्शन के मध्य एक हस्तक्षेप है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के की जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जिसका अभिकेंद्र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसी विचार के सहगामी बनकर, उसी विचार का सहचर बन के इस विचार को निरंतर प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य लोक पहल करता है। और लोक पहल के हमारे 5 बड़े आदर्श हैं। कुछ तकनीकी कारणों से आज मेरे पार्श्व पृष्ठ में वो पंच महाविभूतियों का नाम नहीं आ पाया है। उसमें सर्वप्रथम नाम है जिनके आदर्शों का हम अनुगमन करते हैं, अनुपालन करते हैं, जिनके आदर्शों का हम अनुसरण करते हैं और जिन आदर्शों को हम प्रचारित और प्रसारित करने का सदप्रयास करते हैं। उसमें सर्वप्रथम सबसे महनीय नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। रज्जू भैया का जो कर्म क्षेत्र था प्रारंभिक, वह प्रयागराज था, वर्तमान का प्रयागराज। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी के अपने अंतिम अवस्था में रिटायर, जब आप अवकाश ग्रहण करने जा रहे थे, तो पूज्य रज्जू भैया उसके अध्यक्ष भी थे। और तदुपरांत एक महनीय दायित्व था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का। आपका पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व केवल दो बातों में या 2 शब्दों में अभिव्यक्ति पाता है, त्याग और वैराग्य। आप एक बहुत यशस्वी परिवार के थे और त्याग और वैराग्य का अनूठा अद्भुत उदाहरण आपने प्रस्तुत किया और अपना सर्वस्व राष्ट्र की बलिदेवेदी पर समर्पित कर दिया। जो अपनी चल अचल संपत्ति और परिवार की भी चल अचल संपत्ति आज प्रयागराज में जो ज्वाला देवी इंटरमीडिएट कॉलेज है, विद्या भारती का है, जो संघ के कार्यालय है, वो विशाल प्रसाद और प्रांगण पूज्य रज्जू भैया का है। अपनी सैकड़ों एकड़ की भूमि भी उन्होंने संघ को समर्पित कर दी। आपका जो ध्येय निष्ठा थी, वह थी सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव। आज हम भारत में कितनी तरह की सामाजिक विकृतियां देख रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम है जातिवाद का। तो वो जाति, जब देश का वामपंथ और समाजवाद समता की बात करता था, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह पूज्य रज्जू भैया बात करते थे कि समता से भी आवश्यक है समरसता। और समरसता के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए जीवन पर्यंत वह भारत माता की आराधना करते रहे, साधना करते रहे और सब कुछ राष्ट्र पर समर्पित करते रहे। दूसरा जो महनीय नाम है, वह है भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का। जैसे हम महामना पंडित मदन मोहन का नामोल्लेख करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से, अत्यंत नैसर्गिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जुड़ जाता है। और जैसे हम हिंदुत्व का उच्चारण, हिंदू शब्द का उच्चारण करते हैं, तो महामना 1910 में उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। आपकी सबसे बड़ी, महामना की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वह शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन था। उन्हें इस बात का की गहरी अनुभूति हो गई थी कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों शिक्षा के सहमिलन से ही भारत में, भारतवर्ष की वर्षोन्नति भी हो सकती है, तथा साथ ही साथ राष्ट्रवाद को और प्रखर बनाया जा सकता है। जो पाश्चात्य का चिंतन है और जो पूरब का चिंतन है, इसके समीकरण से कलेवर में एक नव संपूर्ण आभा और दिव्यता के साथ चमक उठेगा। ऐसे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय
हमारे आदर्श हैं। जो तीसरा महनीय नाम है वह है एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जहां उनका एकात्म मानववाद मात्र एक राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक दर्शन ही नहीं था, बल्कि वह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की एक दिशा थी। और सर्वांगीण विकास की दिशा का जो बोध था, वह बोध भारत के अतीत पर आधारित था कि भारत का अतीत अपने जिन मूल्यों पर, सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों पर आधारित है, उन मूल्यों को लेकर ही हम वर्तमान में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से संपन्न बना सकते हैं। उनकी अवधारणा थी कि हमें केवल जनसंप्रभुता मिली है, सॉवरेंटी मिली है, परंतु वास्तव में अंतस में प्रत्येक भारतवासी के मन की जो स्वातंत्र्य चेतना है, उसे जागृत करने के लिए हमें भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की ओर चलना पड़ेगा। और वह था एकात्मकता में, जब किसी भी मनुष्य का जन्म होता है, विशेष रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक की यह पवित्र वसुंधरा में, तो उसका एक परिवार है। परिवार ममता का मनोरम मंदिर है और माता पिता के स्नेहिल संरक्षण में शिशु का विकास होता है। और उसका जो बाह्य परिवेश और पर्यावरण है, जिसे हम इकोलॉजी कह सकते हैं, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति है। वह व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म के बाद जब सामाजिक जीवन में जाता है तो उसका एक समाज होता है, उसके पूर्व उसकी एक जाति है, जाति से निकलता है तो सामाजिक जीवन में जाता है। और जो सबसे बड़ा संवास है, जो सबसे बड़ा हमारा प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वह है राष्ट्र। तो व्यक्ति का राष्ट्र में किस तरह रूपांतरण होगा और व्यक्ति राष्ट्र से एकाकार होकर किस तरह एकात्मकता से के साथ अपने को संपृक्त कर देगा, अपने को जुड़ा हुआ कर देगा, यही दर्शन एकात्म मानववाद का है। और उन्होंने एक अनूठा दर्शन दिया जो भारत की ही धरती से उपजा हुआ, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से निकला हुआ दर्शन है। वह दर्शन है अंत्योदय का, अंत से उदय। उनकी स्पष्ट अवधारणा थी कि सामाजिक जीवन की परिधि पर जो बिल्कुल अंतिम आखिरी सोपान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके चेहरे पर भी लाली हो, उसके सम्मुख भोजन की थाली हो। और जो अपने को सबसे कमजोर समझता है, राष्ट्र, राज्य, समाज, उसकी चिंता सर्वप्रथम करेगा। यही अंत से उदय और बाद में वही गांधी का सर्वोदय होता है। ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे आदर्श हैं। एक जो बहुत अत्यंत महनीय नाम है, सब महापुरुषों की पारस्परिक तुलना नहीं हो सकती है, वह है पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी का। अवैधनाथ जी का जैसे ही नामोल्लेख होता है, हमारे धमनियों के रक्त की जो उष्णता है, उसमें थोड़ी सी और तापमान में गुणात्मक और मात्रात्मक वृद्धि हो जाती है। इसलिए कि जब मुगल कालखंड में, अकबर के कालखंड में बाबर का जो सिपाह सलार था, वो जिसने बाबरी मस्जिद की प्रतिस्थापना की, और हम प्रमाण ढूंढ रहे थे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं था, इन्हीं मूल्यों की प्रतिस्थापना के लिए, भारत की सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। और जो गोरक्ष पीठ है, उसने पूरे पूर्वोत्तर भारत में विद्या मंदिर के जितने चलने वाले इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, उनके छात्रावासों में विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंधन, पुस्तकों का प्रबंधन और निःशुल्क शिक्षा देने का जो महनीय कार्य, और जो हमारा मतांतरण हो रहा था, उसे बौद्धिक ऊर्जा और ओजस्विता के साथ रोकने का जो बैरियर का काम किया, वह पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी ने किया। और अवैधनाथ जी की एक और अनूठी विशेषता, आज जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है और आज जिसमें भारत का भविष्य दिखाई देता है, ऐसे पूज्यपाद ब्रह्मलीन महंत जी के जो मानस पुत्र हैं, जिन्होंने उसको गढ़ा है, वह अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत का कुशल नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश का ये प्रशासनिक क्षमता से भरा हुआ अद्वितीय व्यक्तित्व है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ये हमारे पंच महाभूतों का चौथा स्तंभ था। जो आखिरी स्तंभ है, वह है
पूज्य हमारे बहुत ही आदरणीय श्रद्धेय अशोक जी सिंघल, जब भारत में सेकुलरिज्म, छद्म धर्मनिरपेक्षता अपने सिर पर चढ़ के बोलती थी, और वैसे में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे धुरंधर वक्ता, राष्ट्रवादी, और जो अपना जीवन प्रारंभ करता है प्रचारक से, संघ के प्रचारक से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वह भी दिव्यता और भव्यता के साथ यह उच्चारण नहीं कर सकता था। यद्यपि उन्होंने बहुत गीत लिखे, हम हैं हिंदू, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय, लेकिन हम हैं हिंदू 60 करोड़, ताला देंगे तोड़ मरोड़, जैसे स्लोगन रचकर और स्लोगन को कंठों का हार बना के राम मंदिर आंदोलन को अपने लॉजिकल इंड तक, अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाने वाले पूज्य अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। इन्हीं पंच भूतों को लेकर, इन्हीं आदर्शों को लेकर के लोक पहल निरंतर अपनी जीवंत यात्रा करता है, और इसी में हम अपने महनीय वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं। जो हमारी सांगठनिक संरचना है, वो हम लोग 20 देशों से अपने वक्ताओं से अपनी वार्ता करा चुके हैं, विश्व के महनीय विद्वान बोल चुके हैं, जिसमें रसिया है, यूरोप है, अफ्रीका महाद्वीप से बोल चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे कई बड़े प्रचारक इस मंच से अपना पाथे और उद्बोधन दे चुके हैं। हम लोग सदा लगातार प्रयास करते रहते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को हम उसमें शामिल करें, और आज जो अवसर है वह है स्वदेशी का। और हमारी जो सांगठनिक संरचना में है, बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी हैं प्रयाग विश्वविद्यालय से। मैं भी प्रयाग विश्वविद्यालय में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, और प्रयाग विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर हूं। और इसके जो दूसरे अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर बाबूलाल आर्या जी हैं, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर अवनीश पार्थेडकर, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, जिनको आप स्क्रीन पर माननीय राजकुमार सर देख रहे हैं, राजकुमार जी भाई साहब, यह इन्हीं के घर से लगभग जो जब अटल जी ने अपना प्रचारक जीवन छोड़ा, तो आपके घर से अटल जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। बलरामपुर के रहने वाले हैं, प्रथम चुनाव वो बलरामपुर से लड़ते हैं, दूसरी बार सफलता मिलती है। तो ऐसे राष्ट्रीय, अभी अभी सर पर दिखाई देगी आपको काली टोपी, यह ऐसे हमारे आशु गुरु जी हमारे बहुत महनीय कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्री देवेश त्रिपाठी जी, सनी कुमार जी हमारे शोध छात्र हैं, अमन गुप्ता जी हमारे बहुत ही प्रिय छात्रों में से हैं। ऐसे ही महनीय लोगों से, डॉक्टर हर्षमणि सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से, डॉक्टर ऋषि कुमार जेएनयू से, प्रवेश कुमार चौधरी, ऐसे महनीय कार्यकर्ताओं से ये मंच सजा हुआ है। और नाम लेना संभव नहीं है, हम अपने सीधे मुख्य वक्ता पर आते हैं। उनका पाथे हम 1 घंटे लगातार अनवरत सुनेंगे। तो ऐसे हमारे आज के वक्ता हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपना पाथे देंगे, वह हैं श्री राजकुमार सिंह जी। आप वर्तमान समय में वरिष्ठ प्रबंधक IILM विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा हैं, और आप अभी शोधरत हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी विशेषता है, आज का जो विषय आपने लिया है और हम सबको पाथे प्राप्त होगा, वो है लीन स्टार्टअप और उद्यमिता। स्टार्टअप आप हम लोगों को समझाएंगे, मैं तो राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। डॉक्टर हर्षमणि जी संभवतः किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पाए हैं, वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और हम लोग सब स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं। मेरा प्रांतीय दायित्व है, भाई साहब का राष्ट्रीय दायित्व है। हम सब जानते हैं कि देश में नौकरियां हैं केवल 8 करोड़ सरकारी क्षेत्र में, और जो बेरोजगारी का दर है वो 10% है। और भारत अभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, 5 ट्रिलियन होगा। हमारा 45 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का स्वप्न है, और वो स्वप्न साकार होगा, वो आप एक विशेषज्ञ के रूप में इसकी परिचर्चा करेंगे। भारत, मुझे जहां तक विद्यार्थी के रूप में ज्ञात है कि भारत 17वीं शताब्दी तक विश्व के व्यापार में लगभग 40 से 45% का योगदान करता था। और आज जब हम 2025 में संवाद कर रहे हैं, तो भारत का विश्व व्यापार में मात्र 2% का योगदान है, 1.8 था। अब बढ़ करके माननीय वित्त मंत्री जी ने 2024-25 का बजट रखा, 25-26, उस बजट में ये संकल्प कहा गया कि थोड़ी सी वृद्धि हुई है और हम 2% पर पहुंच गए हैं। तो भारत किसके आधार पर सेल्फ रिलायंस था? भारत की समृद्धि का आधार क्या था? हम जब गांव में एक कहावत कहते हैं, हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से, प्रयागराज से आते हैं इधर से,
तो कहा जाता था को नृप होई हमें का हानि। इसका अर्थ था कि भारत स्वयं सेल्फ रिलायंस था। भारत के गांव इतने आत्मनिर्भर थे कि राजाओं के परिवर्तन से गांव की अर्थव्यवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं होता था। गांव में दस्तकार था, लुहार था, नाई था, बढ़ई था। हमारी इतनी उन्नत अर्थव्यवस्था और उसका चेन था कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग आधा नहीं तो भारत एक चौथाई से अधिक का हिस्सा योगदान देता था, 40% का अवदान देता था। और आज हमें मजबूरी में, जब हम अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, हमारी बेरोजगारी का दर इतना है, 37 करोड़ युवाओं का देश है और हमारे पास 37 करोड़ स्टार्टअप्स हैं, हम इसको उद्यमिता में कैसे रूपांतरित करें, इन सारे तकनीकी विषयों पर हम आज अभी भावी डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर ही हैं, श्रीमान राजकुमार जी भाई साहब से सुनेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आज का विषय परिवर्तन हमारे डॉक्टर विजय कुमार सिंह भाई साहब जी करेंगे। तो हम सबको बहुत, वो लगातार करते रहते हैं। डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी भाई साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं? डॉक्टर विजय जी भाई साहब, कनेक्टिविटी, डॉक्टर विजय जी भाई साहब। तो मैं अपने महनीय वक्ता से निवेदन करूंगा कि विस्तार से हम लोग लगभग 8 लाख तक पहुंचेंगे माध्यम से सोशल मीडिया के। तो भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमान राजकुमार सिंह जी से, बहुत ही सम्मान और समादर पूर्वक, कि आज का पाठ है लीन स्टार्टअप और उद्यमिता। इस पर हम सबको उद्बोधित करके भारत की जनता का मार्गदर्शन करें। श्रीमान डॉक्टर राजकुमार सिंह जी भाई साहब, सब अनम्यूट करिए, अपने को अनम्यूट करिए। सब आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा देख लीजिए। हो सकता है हेडफोन निकालना पड़े, कभी कभी गड़बड़ी होती। हम लोगों के साथ हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रोफेसर उदयभान सिंह से भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत जी भाई साहब। डॉक्टर अखिलेश जी नमस्ते। भाई साहब सादर प्रणाम। हम लोगों के बीच हमारे आज के जी महनीय वक्ता श्रीमान जी जी राजकुमार सिंह जी भाई साहब आ गए हैं। आप जी के उद्बोधन के बाद आप सबकी टिप्पणियां होंगी। श्रीमान भाई जी साहब, जी बहुत समादर के साथ। जी भाई साहब बोलिए। भाई साहब आप ही आवाज नहीं आ रही है। विजय जी भाई साहब, हम लोगों को सुन रहे हैं आप? विजय जी भाई साहब, विजय जी भाई साहब, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी भाई साहब, आ आवाज आ रही है। रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है भाई साहब। आप थोड़ा सा बोल दीजिए, तब राजकुमार सिंह जी भाई साहब हाँ, कुछ थोड़ा। हमको सुनाई दे रहा है हमारी आवाज। आपकी आवाज आ रही है भाई साहब, स्पष्ट आ आज रही है। इस आभासीय मंच पे, अच्छा तो बोले। हाँ भाई जी भाई साहब, बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो प्रणाम सर। डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर जी को प्रणाम। सर की आवाज नहीं आ रही अखिलेश जी। हाँ सर, भाई साहब वो यात्रा कर रहे हैं, वंदे भारत से दिल्ली से आ आप रही है। सभी को प्रणाम। क्या अभी मेरी आवाज आ रही है सर? जी भाई साहब, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। बस अपना वीडियो भाई साहब ऑन कर दीजिए तो हम लोग सब देख मैं लीजिए। माफी चाहता हूँ, टेक्निकल कुछ कारणों से उसमें आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं नहीं कोई मोबाइल बात नहीं। के माध्यम से आपके साथ जुड़ गया हूँ। जी तो भाई साहब। हाँ, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। जी भाई साहब। तो सभी को प्रणाम। तो आज जो हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो एक लीन स्टार्टअप एंड उद्यमिता पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी साथियों को सादर प्रणाम। तो आज मैं एआई पावर्ड लर्न स्टार्टअप विषय पर चर्चा करूंगा। लीन स्टार्टअप मॉडल में, जिसे एरिस ऋषि से ने प्रस्तुत किया है, उन्हीं से हम मोटिवेट होके या इस टॉपिक को सेलेक्ट किए हैं, जो कि बिल्ड और मेजर और चक्र पर आधारित है। और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में यह चक्र उसको और भी स्मार्ट और अच्छा दिशा में बढ़ाता है, प्रभावी करता है, कि आज स्टार्टअप कम संसाधनों में अपने आइडिया पर तेजी से परीक्षण कर सकते हैं और जल्दी बढ़ सकते हैं। यही इस जो विषय है उसका उद्देश्य है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे योजनाओं ने उद्यमिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन स्टार्टअप को संसाधन की कमी, प्रतियोगिताओं और अनिश्चितता बाजार जैसे चुनौतियां होती हैं। लीन स्टार्टअप और एआई मिलकर उद्यमिता को तेजी से मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण स्मार्ट सिंचाई ऐप एआई की मदद से जल्दी बनाया और इसमें बहुत ही कम
समय लगा, जिससे भारत के सारे जो किसान हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। फिर ये जो पार्ट होता है, ये इसे ऐसे अंदर घुसाना है, फिर अब ऐसे ऐसे जुड़ गया, ऐसे हमें सब में करना है, जिससे ये हाँ 4 सहेलियां हैं। हाँ, गीता शर्मा जी के यहाँ से आवाज आ रही है शायद, गीता जी के यहाँ से। मैं सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन का आनंद लेने के लिए आपको अपना माइक म्यूट करना होगा। जी भाई साहब, अपना उद्बोधन हाँ। जारी रहे जी। जी 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 जी। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो इसके हमारे टॉपिक के जो लेखक हैं उनके विषय में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा। ये जो एरिस ऋषि हैं, एरिक ऋषि एक अमेरिका के रहने वाले लेखक एंड स्टार्टअप सलाहकार हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक दी लीन स्टार्टअप को 2011 में हमारे साथ प्रस्तुत किया। जो ऐसे उद्यमिता जो लोग भारत में या पूरे वर्ल्ड में जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनको मदद करने के लिए उन्होंने एक बुक दिया जिसका नाम है द लीन स्टार्टअप। उसी से हम मोटिवेट होके उसी को देख करके हमने आज का विषय जो रखा, क्योंकि भारत में जैसा हम देख रहे हैं बेरोजगारी की जो दर है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। बेरोजगारी की दर को हमको कन्वर्ट करना है उनको रोजगार दिलाने में। तो हम सभी लोग यदि हम रोजगार के पीछे भागेंगे तो सबको तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो उसी कड़ी को आगे करने के लिए हम भारत में ऐसे उद्यमिता जो करें, एंटरप्रेन्योर जो हम उसमें बनाएं जो देश में जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर पैदा करें। तो वो ये किताब जो पुस्तक है उसमें बहुत ही मदद करती है, क्योंकि इसमें जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है वो उसमें इंक्लूड है। और उसको तेजी से आगे हेल्प लेने के लिए अभी आप देख ही रहे हैं सब एआई का जमाना है, तो एआई भी उसमें मदद कर रहा है और इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। इसमें विद द हेल्प ऑफ एआई लीन स्टार्टअप एक ऐसी सोच है जिसमें हम बिना समय और संसाधन बर्बाद किए जल्द से जल्द प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। आज एआई इस सोच को और भी तेज स्टार्टअप और सटीक बना रहा है। और इंडिया जो आप देख ही रहे हैं कि जो 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड, और गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनका भी हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, एआई एंड R&D मिशन है, और चैलेंज लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हाई कंपटीशन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लर्न स्टार्टअप प्लस एआई, देन फास्टर MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट्स, क्विक लर्न एंड रिड्यूस कॉस्ट। हमको बहुत जल्दी सीखना होगा और जिसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत मिनिमम है। ये इस टॉपिक का जो ब्यूटी है, जिसका हमारा जो युवा शक्ति है उसका फायदा उठा सकता है। जो ऐसे उद्यम जो एंटरप्रेन्योर हैं वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। मान लीजिए किसी ग्रामीण उद्यमिता को स्मार्ट सिंचाई की ऐप बनाना है, तो पहले हम जब उसको ऐप बनाने की बात करते थे तो उसमें कोडिंग है, हमको डेवलपर चाहिए, तो एक बहुत बड़ी टीम चाहिए जिसमें एक बहुत लंबा समय लगेगा। बट हम एआई की मदद से चंद महीनों में ही इसको बना सकते हैं। और हम देख रहे हैं आजकल हम भी आप बहुत इजीली जुड़ रहे हैं कि कोई हम बनारस से हैं तो कोई हम दिल्ली से और कहीं हम विदेश से हम जुड़ रहे हैं। तो ये सब हमारा ऐप के माध्यम से ये सब एआई का ही हमारा कमाल है कि जो एआई और नो कोड टूल के सहारे से हम लोग जो है बेसिक प्रोटोटाइप चंद दिनों में ही हम तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। जैसे यदि हमको कोई वेबसाइट बनाना है या हमको कोई बिजनेस मॉडल बनाना है, तो वो इसका एक प्रोटोटाइप हम जो अभी देख रहे हैं एआई चैट है, तो उसमें चंद ही दिनों मिनटों में हमको मिल जाएगा कि उसका कोई मॉडल बनाना है या बिजनेस मॉडल बनाना है। तो हम इसकी हेल्प से, जिसमें हमको 5 घंटे लगते हैं, वो 5 मिनट में ही हमारे लिए बना के तैयार कर देगा। तो ये इस मॉडल को और भी स्पीडली हेल्प करता है एआई। तो एआई इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। पहले एआई ड्रिवन एनालिटिक्स एंड एआई A/B टेस्टिंग, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा टीम था। बट अब इस ऐप के माध्यम से हम एक स्मॉल उसमें उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब हमें हजारों ग्राहकों को ढूंढने के लिए
बहुत लंबे संसाधन की आवश्यकता नहीं है। हम एआई की मदद से उसके डाटा को पैटर्न निकालते हुए उन पे एआई मार्केटिंग करके हम बहुत चंद समय में जो है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एआई लगातार फीडबैक लेते हैं, एआई लगातार फीडबैक लेते हैं और बताता है कि हमें तब्दीली क्या करनी है। तो ये हमारा जो फीडबैक है, फीडबैक पार्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी राह पर रहना है। और इसको जो है ये दो पार्ट में जो है डिवाइड है, पिवट और परसुएट। तो हम किसी का जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसका बराबर फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक लेने के अकॉर्डिंग उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये इस मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। और आगे हम इसमें बढ़ेंगे कि जो मॉडल है कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे कि पहले हम यदि शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो एक क्लासरूम में हम बैठते थे, हमारा जो फैकल्टी हमको पढ़ा रहा है और उस क्लासरूम का हमको कि शिक्षक, हम लोग मोस्टली शिक्षक ही हम सब लोग जो जुड़े हैं, तो उसको हम सब लोग जानते हैं कि 60 या 100 या 1000। एक्सक्यूज मी सर, सर आप पीपीटी शो कर रहे हैं क्या? सर मेरा एक्चुअली जो लैपटॉप से जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, पीपीटी शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पीपीटी शो क्योंकि कर ना सकते हैं। इधर भी आपकी वीडियो नहीं आ रही है, ना ही कुछ वो आ रहा है, तो मैं सोचा कि कहीं आप शो कर रहे हो, इधर दिखाई ना दे रहा हो। जी नहीं, जी। मेरा तो एक्चुअली क्या, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो अच्छा, जिसमें मेरा आवाज आपको आ रहा है। नहीं नहीं सर, ठीक है। सर हम लोगों को दिखाई भी दे रहे हैं, स्क्रीन पर सर दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मेरे को नहीं दिख रहा है नहीं, क्लियरली, हम पता नहीं। लोगों को दिख रहे हैं भाई साहब, दिख रहे हैं। मैं चलो, लैपटॉप से जुड़ा हूँ, दिख रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं सर, अपना कृपया उद्बोधन जारी रखें। जी 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 जी। तो एक हम एक एग्जाम्पल को इस मॉडल को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो जो हमारे इस के जो लेखक हैं उनके एक उसमें एक आइडिया आया, एक बिजनेस आइडिया आया कि हम ऐसी जो शूज की जो दुकानें हैं उस पर बहुत सारे शूज ऐसे होते हैं कि जो सेल आउट नहीं होते हैं। तो उन्होंने एक सर्वे किया, अपने आसपास के 100 जो शूज की दुकान पर गए और उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे ऐसे शूज कितने हैं जिसपे आप डिस्काउंट दे सकते हैं जो आपके नहीं बिक रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 5 हैं, 6 हैं। तो ऐसे करके उन्होंने बोले क्या आप हमको अलाउ करोगे कि हम इसका फोटोग्राफ ले सकें? तो बोले हाँ बिल्कुल, हम आपको अलाउ करेंगे। तो उन्होंने उस मॉडल को आगे बढ़ाया और आज वो भारत की बहुत बड़ी कंपनी है शूज की, जो ऑनलाइन शूज जो है डिलीवरी करती है। तो उन्होंने क्या किया, हर शूज दुकान पे गए, उनके जो शूज का फोटोग्राफ लिया और उसका एक लिस्टिंग बनाया, ऑनलाइन वेबसाइट बनाया और वहां पर उन्होंने जो है उसको डिस्काउंट दे करके वहां पे उन्होंने जो प्रोडक्ट को अपलोड किया। तो उन्होंने देखा कि काफी लोगों ने इंटरेस्ट शो किया जो ऑनलाइन जो है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, और उन्होंने कोई पेमेंट नहीं लगाया। और वो जहां जब उनको ऑर्डर मिला उस दुकान पर गए, उसको डिस्काउंट प्राइस में खरीदा और उस ग्राहक को उन्होंने उसको भेज दिया। ये लीन स्टार्टअप का कंसेप्ट है कि आपने मिनिमम अमाउंट खर्च किए हुए, मिनिमम साधनों में अपना जो काम है कैसे स्टार्ट किया और वो देश की बहुत बड़ी एक कंपनी बन गई जो अब की ऑनलाइन जो आप देख रहे हैं कि जो हम लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल इसी का अमेज़न का है। जब अमेज़न स्टार्ट हुआ 1995 में, तो उन्होंने केवल पहले किताबों को बेचना स्टार्ट किया, बुक्स स्टार्ट की उन्होंने बेचनी। और जब लोगों का इंटरेस्ट उन्होंने जान लिया तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे अनदर प्रोडक्ट का जो लिस्टिंग किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो डेली जो जरूरत की जो चीजें हैं वो सारी चीजें हमको जो है अमेज़न पर मिल जाती हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको उसमें जो लोगों के जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना है। और उसके बाद उसके बराबर उसमें फीडबैक हम लेते रहेंगे और फीडबैक लेने के अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसको हमको चेंज करता रहना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे जो हमारा जो बिजनेस है वो डे बाय डे इंक्रीज होगा। वो इस मॉडल का जो ब्यूटी है। और अब एआई भी इसके साथ में हो गया है ऐड। तो हम ये जो मॉडल है इसका जो स्पीड है वो और भी जो है इंक्रीज हो गया है। जैसे हम जानेंगे कि अभी लर्न स्टार्टअप 2.0, तो एआई प्लस सस्टेनेबिलिटी एंड इथिक्स, तो ये जब तीनों चीजें मिल जाती हैं तो ये जो हमारा मॉडल है ये और भी सुपर हो जाता है। और हम चाहते हैं कि जो हमारे जो साथी हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और ऐसा करना चाहते हैं इस मॉडल का जो उसमें जरूर उपयोग करें। जो हमारा जो इंडियन यूथ है वो 65 अंडर जो है
35 एज में हैं, जो कि एक परफेक्ट एज होती है। परफेक्ट इनोवेशन के लिए जो परफेक्ट जो एज है वो 35 है, जो हमारा एवरेज एज आ रहा है। तो ये मॉडल का यूज करके अपने बिजनेस को वो आगे बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए यह सोच न शहरों में बल्कि गांवों में भी अब डिजिटल इकोनॉमिक और समावेश का कर सकते हैं। यह एआई पावर्ड लर्न स्टार्टअप की असली ताकत है, जिससे हम गांवों में जो बैठा जो बच्चा है या फिर किसान है या फिर हेल्थ के संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, तो इस ऐप के माध्यम से या फिर डिजिटल के माध्यम से वो जुड़ सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। यही इस मॉडल की ब्यूटी है कि हम कम संसाधनों में भी अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और इससे चीजें हम सीख सकते हैं। और ये जो मॉडल है ये बिल्ड, हमको कोई चीज जो है डेवलप करनी है, फिर उसकी मेजरिंग करनी है और उससे हमको कुछ सीखना है। और जो मार्केट में जिसको हम दे रहे हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर अदर कोई हो सकते हैं, उनसे हमको बराबर फीडबैक लेना है और अपने प्रोडक्ट को डे बाय डे अकॉर्डिंग टू फीडबैक उसको अपडेट करना है। यदि हम ये इकोसिस्टम को हम कंप्लीट करेंगे तो आज की डेट में जो 25 में हम जो बैठे हैं, जो एआई जो एआई है ट्रांसफॉर्म द दिस साइकिल कंप्लीटली। तो अभी जो हमारे साथी जुड़े हैं, अभी यहाँ तक के वक्तव्य में कोई भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं, फिर हम इसको आगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे कि हमको ये क्यों जरूरी है, हमको क्यों करना चाहिए। जी भाई साहब, ये लीन स्टार्टअप और आपने उसके प्रणेता का भी नाम लिया और वो अमेरिका से हैं, एक जूते की कंपनी का उदाहरण आपने दिया। हमारे जैसे बहुत साधारण हम लोग स्वयंसेवक हैं और अमेरिका की कंपनियों का लगातार हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन, वॉलमार्ट का विरोध करते हैं। इसमें तो जितना गुण हमें सीखना है भारत के संदर्भ में लीन स्टार्टअप को बढ़ाएंगे। इसमें एक समस्या आ रही है कि वैश्विक स्तर पर कि अगर हम भारत का हम इतना अपना प्रचार प्रसार कर दें कि भारत के प्रोडक्ट विदेशों में जाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अमेजॉन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट तो गांव तक पहुंच गए हैं और उसके माध्यम से वो व्यापार ई कॉमर्स कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मध्यम व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, उसकी हालत तो खराब हो जा रही है। तो इसके लिए एक समाधान क्या होगा आपकी दृष्टि में? सर, अभी इसी बीच में हमने इसमें जो स्टार्टअप इंडिया और ये सब मिशन हमने जो आपको नाम में इसमें लिए, जो गवर्नमेंट की कई सारी जो योजनाएं हैं वो डिपेंड करती हैं कि क्या प्रोडक्ट है, क्या चीजें हैं, उसमें लिस्टिंग। अब गवर्नमेंट भी उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ठीक है कि जो रिफाइनरी जो अमेरिकन ऐप की है, फिर जो अदर जो वर्ल्ड वाइड है, वो हमारे इंडियन उसकी इतना फैसिलिटी उसमें नहीं है। लेकिन किसानों के लिए भी जो है एक ऐप अभी भी लॉन्च हुआ है, जो कि किसान अपने जो उगाते हैं उसको उसमें लिस्टिंग कर सकते हैं और उसका एक अच्छा जो है रेट वहां से उनको प्राप्त हो सकता है। स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी जो है हमारे यूजीसी और एआईसीटी ने ऑलरेडी हमारे जो यूनिवर्सिटी के उसमें पोर्टल बनाया हुआ है, जहां से फ्री में वो शिक्षा ले सकते हैं। उसमें बहुत नॉमिनल चार्ज पे उनका कुछ असेसमेंट फीस जाता है, तो वहां से वो लोग जो है माइटी है या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल है, वहां से वो फ्री कोर्स करके वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे जो भारत की जो सरकार है वो नहीं कर रही है, वो ऑलरेडी कर रही है। लेकिन ये ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं, तो लोगों के नाम जो है उसमें रिकॉर्डेड हैं, तो इसलिए वो लोग इसको ज्यादा समझते हैं। क्योंकि अभी कोई चीज यदि हमको करना है और जिसका नाम हमको नहीं आ रहा है, तो उसको गूगल में नहीं डालेंगे हम, लेकिन हम बराबर उसका जो रीच आउट करते रहेंगे तो हमारा ऑलरेडी नाम रहेगा। ये भी बोल सकते हैं अदर उसमें कि उसका जो प्रचार प्रसार है वो इतना नहीं है जितना कि जो फॉरेन ऐप है उनका प्रचार प्रसार है। तो ये अभी मतलब एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है, सारा चीज में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका पूरा लिस्टिंग आप गूगल में डालेंगे तो मिल जाएगा। तो हमारा भारतीय जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और जो ग्रामीण बच्चे हैं या फिर जो स्वास्थ्य है या फिर जो आपके किसानी का जो जानकारी है, वो भी जो है पोर्टल के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से डिजिटली वो उनको प्राप्त हो रही है। जी भाई साहब, बहुत अच्छा। और यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो डॉक्टर भावेश जी,
सनी कुमार, अमन गुप्ता, शशांक भाई साहब से बीच बीच में पूछते रहेंगे तो ये व्याख्यान का क्रम आगे बढ़ेगा। डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी, डॉक्टर भावेश जी। नमस्ते नमस्ते। जी जी सर। भाई साहब। जी सर, बताएं सर। सर कोई प्रश्न पूछिए। भाई साहब ने पूछा कि लीन स्टार्टअप के संदर्भ में जो स्टार्टअप हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े इको स्टार्टअप सिस्टम हैं। हम अब सर बताएंगे उसका आकलन श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी भाई साहब कि अब हमारे यहाँ कितने यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई हैं स्टार्टअप से। तो क्या इसके संदर्भ में कुछ जिज्ञासा है? स्टार्टअप में एआई हमको कितना हेल्प कर रहा है आज विद्यार्थियों के लिए, आज हमारे जी। तो इस संदर्भ अभी तो सर मैं जी 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 अभी तो सर मैं पाथे सुन रहा था भाई साहब का, जिसमें मैं सरकार की योजनाएं, जिसमें डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, AINRD इंडिया, हाँ जी, तीन। R&D मिशन वो भी इसमें इसी में है। हाँ, तो मैं उसी के जी बारे में कुछ जानना चाह रहा था, जिसके माध्यम से हम लोग उसको समझ पाए और अधिक, और श्रोता भी। जी। अभी अभी जो हम जो देख पा रहे हैं बच्चों में, जो स्टार्टअप का जो क्रेज है वो बढ़ा है। स्टार्टअप बेसिकली आप इसको समझेंगे कि जो हमारे सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है और वो मेरे बच्चे ने, स्टूडेंट ने, या फिर कोई भी पर्सन ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन निकाल दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक। भाई यदि हमने सीधे कोई किया, उसको सपोज 100 लोगों को फायदा हुआ और हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने 1 लाख लोगों को उसका बेनिफिट, या 1 लाख लोगों की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया, तो यदि हमने टेक्नोलॉजी ऐड उसमें कर दिया तो ये हमारा स्टार्टअप के उसमें श्रेणी में आ जाएगा। और आजकल जो गवर्नमेंट की जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जिनने आपने लिया, चाहे स्टार्टअप मिशन हो, चीजें हो, बिना कोलेटरल के 10 लाख तक का आपको लोन मिलता है, आपको ट्रेनिंग मिलता है और उसमें सब्सिडी मिलता है। ग्रामीण बच्चों के लिए, किसानों के लिए उसमें और भी अधिक उसमें सब्सिडी मिलता है। अब इसकी जानकारी के लिए ऑलरेडी जो उनके वर्कशॉप होते हैं, ऑनलाइन उनके ऑलरेडी चैनल हैं, जो आप मिशन उस पे जा सकते हैं, वहां पे रीच आउट कर लेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो जॉब सीकर, मतलब अभी भी कोई पढ़ाई कर रहा है तो जॉब के लिए जा रहा है, और जॉब जब नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि चलो अब तुम अपना काम कर लो। तो हम ये चाह रहे हैं, या इस वर्कशॉप के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई युवा शक्ति है, वो नौकरी के साथ साथ अपने जो अभी ये जो हमारा अपना जो स्वरोजगार है, जो इसका जो लैग है, इसको भी हम पहले ही आगे बढ़ाएं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन हो कि हम अपना रोजगार भी कर सकते हैं और अपने हम नौकरी में भी जा सकते हैं। तो मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, या सजेशन हम दे ही रहे हैं कि उसमें जो ऐसे जो गवर्नमेंट की जो योजना है उनको देखें, वर्कशॉप को लें। माइटी है या आपका MSME की बहुत सारी जो सर्टिफिकेशन है जो उनको करने चाहिए, जिससे कि आपका जॉब सीकर ना बन के जॉब क्रिएटर बने। अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मतलब भारत में बेरोजगार हैं, सारा चीजें हैं। तो ये बेरोजगारी तभी जाएगी जब हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेंगे। और जॉब क्रिएटर बनने के लिए हमको सोसाइटी की कोई ना कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा और उसको टेक के माध्यम से उसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि हम विदेशी जो एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं, बल्कि भारतीय भी कोई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो हम शिक्षा के माध्यम से ही आप देखते हैं कि जो आजकल जो बहुत ऑनलाइन ऐप भी हैं, और ऑनलाइन जो जो जहाँ फिजिक्स वाला है, या फिर जहाँ खान सर हैं, या फिर जो अनोदर हैं, कि वो पहले यदि पूरे साल में 1000 या 2000 बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज वो लाखों बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो उसमें वो टेक के माध्यम से ही बच्चा जो है फायदा उठा पा रहा है और बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सब कैसे जो है हो पाया, ये सब एआई का ही किया हुआ चीजें हैं कि हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेज में भी हम इतने लोगों को जो शिक्षा दे सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। भाई साहब आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, वो हम लोगों को ये समझ में आई है कि हम जॉब सीकर न बने, जॉब प्रोवाइडर बने। और हम जॉब क्रिएटर, जी जी जी, क्रिएटर, प्रोवाइडर, जॉब को हम उत्पन्न करने वाले मेरे, हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। ये जी बहुत बड़ी जी, बात आपने कही है। और इसके माध्यम से जो एक नैरेटिव था भारत में कि नौकरी का अर्थ केवल सरकारी नौकरी है, इस मिथक को भाई साहब आपके पाथे से, आपके वक्तव्य से तोड़ने में बहुत सहायता मिलेगी कि हम बहुत मिनिमम, जैसे आपने अभी शिक्षा की बात की है तो हम मिनिमम दे करके कर लेते हैं। और दूसरी आपने के वक्तव्य से हम लोगों को ये बहुत अच्छी प्रेरणा एक मिली है,
वह यह है कि हम सीड मनी को मिनिमम करके भी स्टार्टअप को आरंभ कर सकते हैं। तो सीड मनी का, अब जैसे आपने कहा, जैसे खान सर हैं, ये हैं, अगर हम बहुत कोई विद्यार्थी पढ़ाना चाहता है छोटे बच्चों को या उससे थोड़े बड़े बच्चों को वनडे के एग्जाम के लिए, तो अगर वो अपने छोटे छोटे वीडियो बना के यूट्यूब पर डालता है और उससे उसके व्यूअर्स बनते हैं, उसको लाभ मिलता है, तो एक नई कमाई का जरिया भी, एक नया इंटरप्रेन्योरशिप, एक नया स्टार्टअप जनरेट होता है। और ये एक आपने बहुत अच्छी बात कही है कि इस तरह हम लोग सीकर न बन करके क्रिएटर बन सकते हैं। ये हमको लगता है कि भारत में इसको बहुत चलाने की जरूरत है। जब तक ये मिथक टूटेगा नहीं, तब तक भारत को, लोगों को, युवाओं के हाथ में काम नहीं आएगा। जी भाई साहब। जी सर, जी यही यही एक अभी एक वाधवानी फाउंडेशन है, वो जिस प्रकार की बात आपने कही, वो भारत में जो जो भिन्न भिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें जाते हैं और उनको निशुल्क जो है उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सर्टिफिकेशन देते हैं और उनको जागरूक करते हैं कि आप जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। जी भाई साहब, बहुत अच्छा। और यदि किसी का कोई प्रश्न हो, प्रोफेसर उदय भान सिंह सर। नमस्कार सर। हाँ जी 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 नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार जी, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ सर। मैं एक छोटा सा काम करती हूँ, बिजनेस चलाती हूँ, बहुत ही छोटे लेवल का है। तो वो बिजनेस अभी मैंने 2-3 महीने पहले ही शुरू किया है। तो सर, मैं हिमाचल में अभी इस समय रह रही हूँ। तो हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है इस एरिया में। तो जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, नो डाउट वो सेल होते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो मोशन में। तो अब मैं अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो करना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या मैं एआई की मदद से कर सकती हूँ, और कर सकती हाँ हूँ तो बिल्कुल कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो मेरा आपसे पहले अनुरोध है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। जी सर, मैं महिलाओं के लिए जो ज्वेलरीज होती है ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो कहते हैं हम जिसे, जी 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 जो नकली, हाँ नकली सोना चांदी के अलावा जो ज्वेलरीज महिलाएं पहनती हैं, तो जी वो जी जी उसमें मेरा काफी इंटरेस्ट रहता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मुझे वही काम करना चाहिए। इससे पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अब हिमाचल में आने के बाद मैंने जॉब नहीं स्टार्ट की। बस मैंने सोचा कि मैं अपना छोटा सा काम शुरू करती हूँ, तो ये अभी सोच के देखो, मैंने शुरू किया है। तो जी जी अब जी आप जी बताएं कि क्या मैं एआई की मदद से क्या करूं कि जिससे मैं थोड़ा देखो, पहले तो बिजनेस हमको बढ़ा ये सकूं। जानना पड़ेगा, जैसे एआई का काम क्या, एआई क्या कर सकता है आपकी मदद। तो पहले, अभी जैसे सब लोग एआई बोल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो एआई का जी अब आपके जो जो बिजनेस है, इसमें एआई का जो अहम रोल है, इसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास प्रोडक्ट ऑलरेडी है, आपके पास ऑलरेडी रखा है, बस आपके पास जो एक समस्या ये है कि जो अभी जो लोगों के पास तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, या 100 लोगों के पास तक पहुंच पा रहे हैं, तो हम जी 1000 लोगों के पास तक कैसे पहुंच सकते हैं। यही जी हमारा जी। यही हाँ हाँ, हमारा जो रीच मेजर बढ़ानी चैलेंज है। है। तो जी अब बिल्कुल। इसमें सबसे पहले, अब देखो, ऐसे जैसे आपका जो प्रोडक्ट है, नेट पे जी आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जहां पर ये अपने प्रोडक्ट की आप लिस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। लिस्टिंग सर। लिस्टिंग का मतलब, आप उसमें यदि कोई एक पढ़ा लिखा बहुत आदमी हो जो उसके बारे में कुछ लिखे, तो वो आप एआई का हेल्प ले सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छा अच्छा कंटेंट वो बनाए, कुछ इमेज उसमें डाले, तो ये हम्म। वहाँ पोस्टिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी अमेजोन की बात कर रहे हैं, तो अमेजोन भी है, और भी आपका मीशो है, कई सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, और वहां से जो आपको ऑर्डर मिलेगा, वहां का बंदा आके आपके घर से लेकर जाएगा। तो अब ये जो सारा जो काम है, ये डिजिटली प्रमोशन का हो गया। डिजिटली आप अपने को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपका रीच आउट नहीं बढ़ेगा। अब उसमें रीच आउट को बढ़ाने के लिए जो हमारा जो एआई है, ये बहुत मदद कर सकता है। दूसरा माध्यम इसका, जैसे सपोज आपको कहीं से किसी उसका डाटा मिल गया, और डाटा आपको सपोज 2 लाख 5 लाख इन सब का मिल गया, तो इतने लोगों को रीच आउट करना, डायरेक्ट कॉल करना, मैसेज करना तो बड़ी बात है। लेकिन आप एआई की हेल्प से उनको एक ही दिन में सारा चीजें, एक दिन में 5 मिनट में सारा चीजें कर सकते हो, फिल्टर सबको उनको डिटेल भेज सकते हो, और वहां से उसका क्या रेस्पॉन्स आया। जो जो अभी आप देख रहे होंगे कि जो बड़े बड़े जो हमारे जो रिटेलर सेंटर हैं, जैसे ही आप एंट्री करते हैं, आप किस गाड़ी से आए हैं,
किससे आपका गए हैं, अब वहां जाने के बाद में आपने कौन सा प्रोडक्ट को देखा है और कौन सा प्रोडक्ट को देखने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, वो आपके बिहेवियर को सारा जो कैमरा जो सारा वॉच करता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो उसके ऑनर है उसको वो फीड देता है कि भाई आपको ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा लेना चाहिए, कि ये जो बंदा है पिछले 3 बार में इसने ये प्रोडक्ट को देखा है, ये प्रोडक्ट इसने मल्टी बार लिया है, तो आपको इस प्रोडक्ट को ज्यादा लेना चाहिए। तो ये सब जो हम कर पा रहे हैं आज, वो सब एआई की हेल्प से ही कर पाएंगे। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको हम डिजिटली प्रमोट करेंगे तो एआई की हेल्प आप ले सकते हैं। अब एआई की हेल्प लेने के लिए एक सेकेंडरी ऑप्शन क्या, यदि हम वेबसाइट बनाए चीजें करें तो पहले कोडिंग करना होता था, चीजें करना, तो अब कोडिंग का जमाना ही नहीं है। अब तो आप एक जो सिंपल बीए जो बंदा है ना, वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। जी। और किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? शशांक, सनी भाई साहब, अब किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ये हमारा एकल संवाद होता है। हमारे मुख्य जो महनीय वक्ता होते हैं वही अपने तरफ से बोलते हैं, लेकिन आज ने इस कार्यक्रम को आपने बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपकी बात विद्यार्थियों तक जाएगी, तो सभी लोग लाभान्वित होंगे। और जो प्रश्न होगा मैं आप तक इसको भेज भी दूंगा, उनका समाधान भी मिल जाएगा। तो भाई साहब, अगर इसमें कुछ आगे कहना है या हम अब कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें? अभी जो हमने इसका जो विषय लिया था सर भाई साहब, वो तो हमने पूरा इसको कंक्लूड कर लिया है। हाँ जी जी भाई साहब, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि इसका जो एक छोटा सा हमने जो उसका टॉपिक लिया था, जो कि हम उसके अंतिम पड़ाव पे ही हैं, अब जो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन का था, तो क्योंकि अब यदि हम इसको करेंगे तो प्रैक्टिकली उसको हम फिर आगे कर सकते हैं। हाँ तो जी जी, थ्योरेटिकली जो था हमने आपके बीच में सारा ये चीजें रखा, बिल्कुल बाकी बिल्कुल किसी का कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसके लिए ऑलवेज आपके साथ हैं, सारा चीजें हम लोग कर बिल्कुल सकते हैं। हाँ किसी की कोई सर नमस्कार सर, राजकुमार सर नमस्कार। डॉक्टर उदय नमस्कार भान सर, सिंह, प्रणाम सर। जी सर, जी सर। डॉक्टर उदय भान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला। अभी जी 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 सर। श्रीमती जी ने जो सवाल पूछा था उसी को थोड़ा सा आगे, कि ऐसे छोटे छोटे जो काम हैं उनको करने के लिए जी सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से किस प्रकार से सहयोग अपन ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम देखो सर, युवा जी 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 काफी मात्रा में युवा शुरू कर रहे हैं। सर, जो आपका जो काम है और जैसा बहन जी ने क्वेश्चन किया, इसमें पहला एडवांटेज तो आपको इसलिए भी मिलेगा क्योंकि जो वो है वो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं। जी जी। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर, यदि ये इतना वर्ड भी आप डालेंगे, आप खुद भी प्रोफेसर हैं, तो जो हमारा स्टार्टअप इंडिया में उनके लिए काफी सारी फैसिलिटी हैं। और एक मैं वेबसाइट और एक यूट्यूब चैनल भी बता दूंगा, इंटरप्रेन्योरशिप टीवी करके एक चैनल है। उसमें जो आप प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल चीजें, तो इससे रिलेटेड उन्होंने पूरा लगभग 3000 डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई हैं डिफरेंट बिजनेस पे। वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में मिलके एसएमएमई को के साथ में एमओयू करके उनके जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और बड़े बड़े जो आपके इवेंट हैं उनके साथ में उनको जो है सोसाइटी में फैलाते हैं जी। कि 3000 डॉक्यूमेंट्री फिल्म उन्होंने बनाया है पूरा। तो हम कोई अदर काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहां से सारी चीजें एक बार हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं। और जैसा बहन जी का क्वेश्चन है, जो आपका जो सवाल है, उसमें आप 10 लाख रुपए तक कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। और ये यदि टैग के माध्यम से इसको और बढ़ाएंगे आगे जी, तो आपका जो ये है ये स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये है कि आपको मिनिमम तो 10 लाख है, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग फिर और भी इसमें हम जो है गवर्नमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब इसका इसको बढ़ जाएगा, और है ना, इसको बढ़ जाएगा। और जिस तरीके के जैसे अभी एमएसएमई में आपने इसका रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसमें क्या होते हैं कि इनके जो एग्जीबिशन लगते हैं उस एग्जीबिशन में आने जाने का और उसमें जो स्टॉल का वो फ्री देती है गवर्नमेंट। ठीक है ठीक है, तो वहां उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर भावेश जी जी सर, औपचारिक धन्यवाद करिए भाई साहब का। जी सर, लोकपहल की आज की इस परिचर्चा में, जो कि लीन स्टार्टअप और उद्यमिता विषय पर है, और आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर और जो भी हमारा, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, और देश के जो जागरूक व्यक्ति हैं, आज सभी इस पर बहुत अधिक जोर दे रहे हैं कि देश में उद्यमिता बढ़नी चाहिए। आज उसी विषय पर लोकपहल में जो ये परिचर्चा हुई,
लीन स्टार्टअप और उद्यमिता, उसमें हमें IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर राजकुमार सिंह जी का पाठ्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से जो टेक्निकल टर्म्स हैं और उनको बड़े ही साधारण भाषा में हम सभी के बीच में रखा। आपने अपने पाठ्य की शुरुआत किया वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप लॉन्च पैड भारत को बताते हुए। आपके द्वारा टेरेस ऋषि और एक बुक द लीन स्टार्टअप बुक 2011 में जो आई थी, उसका आपको ने पूरा जानकारी दिया। और सबसे बड़ी बात जो आपने अपने पाठ्य में कही, वो कहीं ना कहीं हम सभी के मन को छू के गई, जिसमें आपने कहा कि जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनना होगा। और ये बात वास्तविकता भी है कि 2047 का जो लक्ष्य देश के माननीय प्रधानमंत्री ने हम सभी के सामने रखा है, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम जॉब क्रिएटर बनने का प्रयास करेंगे, जॉब सीकर नहीं। अपने पाठ्य में आपने एक बात पर कई बार जोर दिया, जिसमें आपने कहा कि विद द हेल्प ऑफ AI लीन स्टार्टअप, और उसके माध्यम से अपने व्यापार को हमें आगे बढ़ाना है। व्यापार को कैसे प्रारंभ करना है, उसमें AI का क्या सहयोग मिल सकता है, सरकार की उसमें जो योजनाएं हैं, चाहे वो स्टार्टअप मिशन हो, चाहे डिजिटल इंडिया हो, चाहे AINRD हो, और उसके माध्यम से कैसे हम ऐप बना सकते हैं, बेसिक प्रोडक्ट ऐप और बिजनेस मॉडल बनाने में किस प्रकार से AI की सहायता ले सकते हैं। लीन स्टार्टअप को आपने और ज्यादा समझाते हुए बताया कि कैसे मिनिमम अमाउंट और मिनिमम संसाधनों के माध्यम से व्यापार को प्रारंभ करना है, और फिर सरकार की सहायता से या अन्य सहायताओं के माध्यम से उसको बढ़ाना है। उसको आपने बहुत ही सरल तरीके से हम सभी के बीच में रखा। निस्संदेह रूप से इसको सुनने वाला हर व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। आपने ऑनलाइन ऐप, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन टीचिंग, उसमें बहुत से आज के समय में जो सफल लोग हैं, जिसमें फिजिक्स वाला खान सर, बायजूस, मीशू इंडिया, आपने इनके बारे में इनका उदाहरण देते हुए अपनी बातों को समझाया। फीडबैक किस प्रकार से लेना है और उसको कैसे अपने आप को अपडेट करना है, इसके विषय में आपने बहुत अपने पाठ्य में बहुत ही उदाहरण हम सभी के सामने प्रस्तुत किए। एंटरप्रेन्योर टीवी, जिसमें 3000 डॉक्यूमेंट्रीज प्राप्त होती हैं अपने स्टार्टअप को प्रारंभ करने के लिए। MSME के माध्यम से, गवर्नमेंट की अन्य योजनाओं के माध्यम से कैसे हमें जॉब क्रिएटर बनना है, इसके बारे में आपके इस पाठ्य से न केवल जानकारी प्राप्त हो रही है, बल्कि उसको सुनकर एक प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ आपने इसमें बहुत से ऐसे तथ्यों को बताया जो संभवतः लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि लोग बहुत गहराई से इन विषयों को समझते नहीं है, केवल ऊपर ही ऊपर इसके बेसिक नॉलेज को ही जानते रहते हैं। आप लोकपहल में अपना समय हम सभी को प्रदान किए, इसके लिए मैं पूरे लोकपहल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। लोकपहल को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारे राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर BL आर्या सर, प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पद्धतिकर सर, हम सभी के बीच में उपस्थित डॉक्टर उदय भान सिंह सर, आरती शर्मा जी, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठतम स्वयंसेवकों में से एक और विचारक, संघ विचारक आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, देवेश त्रिपाठी जी, सनी गुप्ता जी, अमन गुप्ता जी, शशांक यादव जी, और साथ ही साथ हमेशा अपनी ओजपूर्ण वाणी में लोकपहल की परिचर्चाओं को आगे बढ़ाने वाले हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, आप सभी को इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर भावेश जी। आप हमेशा इसको बड़ी गंभीरता से सुनते हैं। आज भी श्रीमान राजकुमार सिंह जी भाई साहब के पूरे वक्तव्य को हम सभी ने बहुत गंभीरता से सुना। आपने बड़ी सूक्ष्मता से उसका संज्ञान लिया। भाई साहब का इस आभासी मंच पर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, और बहुत बहुत हम हृदय से अपना आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। आज के कार्यक्रम में जुड़े आपको, और इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई, एक नए विषय पर जनता का मन बनाया। आज के कार्यक्रम में जुड़े अमन गुप्ता, आशुतोष प्रताप सिंह आशु गुरु जी, देवेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर भावेश जी, गीता शर्मा जी, राजकुमार सिंह जी, शशांक, सनी कुमार, प्रोफेसर उदय भान सिंह सर, और भाभी जी जिनकी आवाज अभी हम लोगों ने सुनी है, उनको भी हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और कभी प्रयाग आइए, हम लोगों को आतिथ्य का अवसर प्रदान करिए। और श्रीमान राजकुमार सिंह जी भाई साहब से भी निवेदन करेंगे कि जब आप प्रयाग आए, हम लोगों को जरूर एक बार सूचित करें।
हम लोग प्रयाग में आपकी बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया, और हमेशा मैं आपके साथ काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ, और आज जी मुझे जी यहाँ बोलने का आपने मौका दिया। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जी जी सर, ये आपका ही हाँ, मंच है। अभी और अवसर आपको सर मिलेगा, आप जी हमारे महापरिवार के अंग हैं। एक विशाल जी व्यक्तित्व है, जितनी विनम्रता सहजता के साथ आपने आज का वक्तव्य प्रस्तुत किया है, पूरा लोकपहल परिवार उससे अभिभूत है और आपको अपना बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता है। हम सभी प्रोफेसर्स हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे सर, जी जी। और हम एक नए कार्यक्रम के साथ अगले रविवार को उपस्थित होंगे। और इस आभासी मंच को संभालने के लिए जिस व्यक्तित्व ने हम सबको बड़ी सहायता उपलब्ध कराई है, ऐसे आदित्य सिंह तोमर जी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं, कि जो बड़े धैर्य से इस कार्यक्रम को संचालित करते हैं तकनीकी रूप से। आपका आदित्य जी बहुत बहुत आभार। पुनः गुरु जी को बहुत प्रणाम, राजकुमार सिंह भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम और सर, सब प्रणाम प्रणाम। सभी को अभिवादन करते हुए हम आज के कार्यक्रम का समारोप करते हैं। आदित्य जी भाई साहब से निवेदन है कि आज के कार्यक्रम का समारोप करें, समापन करें, और फिर हम लोग अगले रविवार को एक फिर संवाद के साथ हम लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका नहीं किया है, हेलो, ग्रुप आपका नहीं किया है आज, प्लीज तो लड़का है इनके साथ में। जी जी, क्या बोला आपने? कल नहीं, अभी कुछ आ गया, लड़का आ जाएगा तो भेजूंगा।